सिंह और स्वागत है सभी का आज की क्लास में। सो फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए। 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सभी को। ठंड तो है बहुत, क्या कर सकते हैं। ठंड ने तो बहुत ही ज्यादा बुरा हाल कर रखा है। मतलब क्या बोलते हैं, आउट ऑफ बर्दाश्त है। महक आप एनरोल करो बेटा पेपर 2 की क्लासेस में। सुहासी, उसके लिए आई विल बी पोस्टिंग समथिंग ऑन इंस्टा। आपको उस पोस्ट के नीचे कमेंट करना रहेगा, परसों बताऊंगा। चलिए, अब देखो एनटीए के बारे में बच्चे तो कुछ कहा नहीं जा सकता। देखो मुझसे अच्छा है, देखो मैं आपको, मुझे लगता है ना इसके बारे में मुझे वीडियो बना देनी चाहिए कि यूट्यूब पे। हमें उस चीज के बारे में सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, ठीक है। लोगों ने तो इसका मजाक बना रखा है, ठीक है। खुद को एजुकेटर्स कहते हैं, है ना, कि बच्चों को चैन से रह लेने दो। वो तो जब एनटीए वाले निकालेंगे तब निकालेंगे, और फिर वही सारी चीजें बच्चे आकर हमसे पूछते रहते हैं। देखो ना तो इसमें मैं कुछ कर सकता हूं ना आप कुछ कर सकते हो, आपको भी पता है, समझ रहे हो ना। हम सिर्फ वेट कर सकते हैं, यस और नो। वो वेट आप पेशेंटली करोगे तो ज्यादा सही रहेगा ना। जब आप पढ़ ही रहे हो अगले एग्जाम के लिए, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, यार देखो ऐसी फालतू आलतू बहुत सी चीजें आएंगी। कुछ लोग बताएंगे, कुछ लोग हैं वो अपनी घटिया सी एक्टिंग करके दिखाएंगे, कुछ लोग हैं वो गंदे गंदे से थंबनेल बना के दिखाएंगे, कुछ लोग हैं वो ऑडियोज डालेंगे, कुछ लोग हैं वो ऑडियोज डालेंगे कि हमने एनटीए से कॉल किया था उसकी रिकॉर्डिंग डालेंगे। मतलब क्या, इससे क्या साबित करना चाहते हैं लोग, मैं तो ये बात समझ नहीं आता। मुझे तो इससे ये बात समझ नहीं आती कि इससे क्या साबित करना चाहते हो। आप एक बात मान के सोचो कि जब एनटीए ने शीट्स निकालनी है या आंसर की निकालनी है, उसका पता चलेगा सबको। ना तो उसमें मैं कुछ कर सकता हूं ना आप कुछ कर सकते हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप लोगों को वेट करना पड़ेगा और वेट के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। दैट्स इट, बात खत्म। दिन में 2 बार, एक बार सुबह शाम और दोपहर में भी हो सकता है, तो एक बार एनटीए की वेबसाइट चेक कर लिया करो, बात खत्म। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा हम आपको बता देंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये कौन सी कुछ छुपाने वाली बात है ना। ये थोड़ी कुछ छुपाने वाली बात है कि छुप जाएगा, पता चलेगा सबको, बात खत्म। ठीक है, चलो बिना किसी दिन बात से दिमाग खराब किए हम अपना सेशन शुरू करते हैं। साढ़े 7 की क्लास हुई थी, नहीं नहीं कल नहीं हुई थी। आज करेंगे, एक एक क्लास आज करेंगे। आज आपकी शायद टीचिंग की होगी, कल खत्म हो जाएगा आपका टीचिंग। अब मतलब एक क्लास जो अगर टीचिंग की हुई तो टीचिंग। एक्चुअली मैं कल कहीं बाहर चला गया था, मुझे जाना पड़ गया एक्चुअली, इमरजेंसी में नहीं, बस मेरे दोस्त का कॉल आ गया था तो बोले चलो जाना है। मैंने कहा ठीक है, जाना है तो जाना है, बात खत्म।
तो फिर मैं चला गया था, इस वजह से फिर मैं लेट हो गया। फिर मैंने सोचा कि कल ले लेंगे, वैसे भी इतनी ठंड है, इतना पढ़ोगे तो दिमाग सुन्न हो जाएगा, है ना। दिमाग की शांति भी तो जरूरी है ना। चलिए सो stop being afraid of what can go wrong and start being positive about what can go right। मैं आपको एक बात बताता हूं, आपकी जिंदगी से भी रिलेटेड है, हम सबकी लाइफ से रिलेटेड है। जब आप कुछ नेगेटिव सोचते हो ना, कुछ भी नेगेटिव सोचते हो, कुछ किसी भी चीज को लेके, अपने आप को लेके, अपने करियर को लेके, अपने प्रिपरेशन को लेके, किसी भी चीज को लेके, जब आपका दिमाग नेगेटिव सोचता है ना, तो आपको बहुत सारी बुरी चीजें, बहुत सारी नेगेटिव चीजें देखने को मिलती हैं आपके आसपास। मतलब आप जिस तरफ भी जाते हो ना, आपको सब कुछ नेगेटिव ही देखने को मिलता है। जहां भी जाओगे कुछ भी अच्छा नहीं दिखेगा, इवन के सड़क पे भी आपको एक्सीडेंट ही दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, कुछ अच्छा नहीं दिखता आपको। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि हम बुरा सोच रहे हैं, हम नेगेटिव सोच रहे हैं, इस वजह से सारी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। हर दुनिया की नेगेटिव चीज को आप अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? जैसे मैंने आपको बताया था ना कि किसी गांव में कोविड वाले गए थे ना, तो वहां पर मास्क दिए उन्होंने। वहां की जो बुड्ढियां थी, वहां की जो लेडीज थी, उन्होंने मास्क की जगह पर घूंघट निकाल रखा था। बोला तो घूंघट निकाल लेंगे। तब उन्होंने बताया था कि कोरोना को हराना है, कोरोना को पटाना नहीं है। सेम टू सेम वही चीज बात हो रही है कि हमें नेगेटिव सोचना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो सारी एनर्जी नेगेटिव चीजों में लगेगी और सारे नेगेटिव थॉट्स ही आपके पास वापस आएंगे। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो अपने आप सारी चीजें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो लाइफ का पर्सपेक्टिव रखा करो। देखो ये बात मान के चलो कि लाइफ में प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होंगी, ठीक है, ये तो आप भी मानते हो। जिंदगी है, सांस चल रही है, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही। किसी की लाइफ में ज्यादा है, किसी की लाइफ में कम है ना। किसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है? वो जो कवर में सो रहे हैं मुंह खोल के। अगर प्रॉब्लम खत्म करनी है तो वो ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो कि आप नहीं करना चाहते, है ना। नहीं मरना चाहते ना, कोई भी नहीं मरना चाहता। इवन के जो लोग चाहते हैं कि हम स्वर्ग में जाएं, मरना वो भी नहीं चाहते, है ना। यस और नो? जो लोग चाहते हैं ना कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, बातों से करते हैं, अगर उन्हें बोल दिया जाए ना तो मर जाओ हो जाएगी, तब भी नहीं मरेंगे वो। अपने आप से कोई मरना नहीं चाहता। तो जब हम मरना नहीं चाहते तो हम जी तो सकते हैं ना। तो हमेशा पॉजिटिव सोचो, जैसे मर्जी सिचुएशन हो, वट एवर द सर्कमस्टांसेस आर, बी पॉजिटिव। क्योंकि अगर पॉजिटिव रहोगे बच्चे तो अपने आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे और पॉजिटिविटी आपकी तरफ आएगी। समझ रहे हो ना? मुंशी प्रेमचंद ने अपने एक नॉवल में एक कोट लिखी है कि जो दुकानदार कड़वा बोलता है उसके शहद पे मक्खी भी नहीं बैठती। ये एग्जैक्टली सही बात है। जैसा आप अपना थॉट प्रोसेस बना लोगे ना, वैसी ही चीजें आप लोगों के साथ होनी शुरू हो जाती। ठीक है जी, चलिए। तो हमने 6 प्रमाण हैं, ठीक है, उसको कवर कर लिया था। प्लीज बातें अब इसका एक क्लास और होगा, ठीक है, कल आपको दिख नहीं रहा होगा, एक क्लास और ऐड होगा। उसमें हम कुछ स्कूल्स हैं, ठीक है, उनके कुछ बेसिक चीजों को, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, तर्क, जिन उन्होंने कुछ कुछ पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। परसों, कल या परसों होगी क्लास। उसके साथ आपका इंडियन लॉजिक खत्म हो जाएगा। और उसके साथ जो
अब वेस्टर्न लॉजिक है, ठीक है, वो आपका मैं इस कोर्स में इस वजह से नहीं करवा रहा हूं क्योंकि ये इंडियन लॉजिक है, तो फिर वेस्टर्न लॉजिक वाला कोर्स है वो हम लॉजिक का रीजनिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। वो अरिस्टोटल वगैरह का, हेगल वगैरह के कुछ कंसेप्ट है ना, तो उसको उस कोर्स में पढ़ेंगे जो 24 से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। वो वाला कोर्स जो 24 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसमें वेस्टर्न लॉजिक को पढ़ेंगे। तो अभी हम 6 तरीके की चीजों को पढ़ चुके हैं, हेतवाभास तो इसी में पढ़ेंगे बेटा। 6 तरीके की चीजों को पढ़ चुके हैं। जैसे पहले कौन सा था, प्रत्यक्ष, जिसको आप परसेप्शन बोल देते, प्रत्यक्ष के बाद क्या था, अनुमान, जिसको आप इन्फरेंस बोल देते थे। देन आया था उपमाना, जिसको आप कंपैरिजन बोल देते हो। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, देन आया था शब्द, जिसको आप वर्बल टेस्टिमनी बोल देते हो। देन आया था अर्थापति, किसका पति, जिसको आप डेरिवेशन बोल देते हो। रीअफर्मेशन नहीं होता, डेरिवेशन को आप बोल देते हो सुपोजिशन। पोस्टुलेशन, और देन आया था अनुपलब्धि, जिसको आप नॉन एप्रीहेंशन, नॉन परसेप्शन भी बोलते थे, या नॉन एप्रीहेंशन का आप क्या करते हो, इसको नाम दे देते हो, ठीक है। नॉन एप्रीहेंशन या फिर नॉन परसेप्शन का यहां पर क्या किया जाता है, नाम है वो इसको दे दिया जाता है ना। तो ये, और उसके साथ एक और बहुत ही जरूरी बात हमने पढ़ी थी, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, जिसके बारे में हमने पढ़ा था पंच न्याय सिलोजिज्म। पंच न्याय सिलोजिज्म, जिसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि हमारे पास किसी को कन्विंस करने के लिए 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। हमारे पास कितने स्टेप्स होते हैं, वी हैव 5 स्टेप्स, जिनको हमें क्या करना पड़ता है, हमें फॉलो करना पड़ता है। इसका निमोनिक था फोन। सबसे पहले कौन सा था, प्रतिजना, जिसको आप बोल देते थे हाइपोथेसिस। देन आता था हेतु, जिसको आप रीजन बोल देते हो, इवन कि इसको आप मिडिल टर्म भी बोल देते हो। देन आता है उदाहरणा, जिसको आप एग्जाम्पल बोल देते हो। और ये कौन सी एग्जाम्पल होती है, इस एग्जाम्पल को हम यूनिवर्सल एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड एग्जाम्पल नहीं होती। ठीक है जी, वो किसी और चीज से रिलेट करके एग्जाम्पल है वो निकाली जाती है। देन आता है उदाहरणा, उपान्याय। उपान्याय का मतलब होता है रीअफर्मेशन। रीअफर्मेशन का मतलब होता है जो करंट सिचुएशन पे बेस्ड होती है। वो जो करंट सिचुएशन होती है उस पे जिस बात को क्या किया जाता है, बेस बनाया जाता है,
सिचुएशन पे उसको आप क्या बोल देते हो, दैट इज कॉल्ड रीअफर्मेशन। और 5वें नंबर पे क्या होता है, उपान्याय के बाद निगमना। निगमना का मतलब क्या होता है, कंक्लूजन। ये कौन सा होता है, यहां पर आप क्या करते हो, आप चीजों को कंक्लूड करने की कोशिश करते हो, यू ट्राई टू कंक्लूड। क्या किया जाता है, हम यहां पर चीजों को कंक्लूड कर देते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए, आप ये समझ लीजिए कि ये वाली चीज जो होती है, जो प्रतिज्ञा होती है और निगमना होता है, वो क्या हो जाता है, वो आपस में लिंक हो जाता है। मतलब आप ऐसा मान के चलो, ठीक है जी, ये यहां पे आके क्या कर जाता है, आपस में जुड़ जाता है। मतलब क्योंकि पूरी ये जो पूरा इतना इतना ताम झाम कर रहे हैं, वो किस चीज के लिए कर रहे हैं, वो ये इसी चीज के लिए तो कर रहे हैं ना, जितना भी ताम झाम सा किया जा रहा है। तो इसको हम ऐसे मान लो कि इस तरीके से रिलेट कर देते हैं यहां पर, ठीक है जी। ये यहां पर इस तरीके से क्या हो जाता है, लिंक हो जाता है। ठीक है जी, तो ये हमने कहानी पढ़ी थी। अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो इस स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमान। अनुमान की काइंड्स तो आप लोगों को बता दी थी, याद है, स्वार्थ वाली, प्रार्थ वाली, कैसे इंडक्शन पे बेस्ड होती है, कुछ व्याप्ति पे बेस्ड होती है। ये तीन एक साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है, उसमें हम अलग अलग तरीके से पढ़ा। अभी तो यही कंसेप्ट दोबारा आएगा, ठीक है, जो अभी तक आप पढ़ चुके हो उसी को थोड़ा सा अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। कैसे, ये देखो, अनुमान जो है उसका मतलब होता है इन्फर करना, है ना। इन्फर करना मतलब समझ रहे हो कि एक चीज है आपके पास, उससे इन्फर करके किसी आप दूसरी चीज पे पहुंच गए। मतलब एक नॉलेज है वो दूसरी नॉलेज पे बेस्ड होती है, उसको आप क्या बोल देते हो, दैट्स व्हाट वी कॉल इन्फर करना। कि भाई ये कंसेप्ट है, इसको हम क्या करते हैं, इन्फर किया जाता है, दिस इज व्हाट वी कॉल इन्फर करना। और यहां पर ना इस चीज को आप ऐसा थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझने के लिए क्या क्या चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हो, इसको हम रिलेट कर देते हैं, ये है पॉपुलेशन, और यहां पर है हमारे पास तुम, मतलब सैंपल। ये जो प्रोसेस यहां से यहां तक पहुंचने का, दिस इज इन्फेरेंस, इन्फ्रेंस या फिर इन्फर करना। क्यों, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन को क्या कर रहे हो आप, पूरी पॉपुलेशन को बेटा जनरलाइज कर रहे हो। व्हाट यू आर डूइंग, आप पूरी पॉपुलेशन को क्या कर रहे हो, आप पूरी की पूरी पॉपुलेशन को जनरलाइज कर रहे हो, उस पॉपुलेशन को पूरे का पूरा रिप्रेजेंट कर रहे हो, या उस पॉपुलेशन को बेस बना के कंक्लूड कर रहे हो कि यहां से कुछ हमें नजर आ रहा है। दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू डू, दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू डू। So this process is known as inference, अनुमान। ये सेकेंड सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज है अकॉर्डिंग टू न्याय वैशेषिक स्कूल। अनुमान इज मीडिएटेड एंड इनडायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट नॉलेज नहीं मिलती। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास पहले एक नॉलेज होती है, उस नॉलेज को बेस बना के एक दूसरी नॉलेज तक पहुंचा जाता है। इन्फरेंस इज मीडिएट एंड इनडायरेक्ट, जो इन्फरेंस होता है वो मीडिएट और इनडायरेक्ट है। दैट इज अरेंज थ्रू द मीडियम ऑफ सम मार्क हेतु, और ये किसके थ्रू रिलेट करता है, मिडल टर्म के थ्रू, ठीक है। जो मिडल टर्म होती है वो आप लोगों को क्या करती है, पहली चीज से नॉलेज देती है दूसरी चीज के बारे में। ये किससे रिलेट बनता है, दो वर्ड है अनु और मान। जो अनु होता है उसका मतलब होता है आफ्टर,
और मान का मतलब यहां पर होता है नॉलेज, मतलब नॉलेज आफ्टर, आफ्टर नॉलेज या लेटेंट नॉलेज भी बोल देते, यू कॉल इट लेटेंट नॉलेज। कौन सा? लेटेंट नॉलेज। ठीक है, वो नॉलेज जो बाद में आ रही है, वो नॉलेज जो बाद में आ रही है उसको हम क्या बोल देते हैं? दैट इज कॉल्ड इन्फरेंस, इन्फर करना। अब वही पंच न्याय या पंच वाक्य का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखो आपको ना पेपर में इस यही 5 चीजों को बेस बना के 10-15 तरीके के अलग अलग क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक हो सकता है डायरेक्ट 5 डेफिनेशन ही बन गई, ठीक है। एक तो प्रतिजना हेतु धारणा की डेफिनेशन, दूसरा इनकी इंग्लिश पूछ लेते हैं, तीसरा रिलेशनशिप पूछ लेते हैं, और सबसे ज्यादा जो पूछा गया है वो आपका सीक्वेंस ही पूछा है। ठीक है जी, जो सबसे ज्यादा पूछा गया है वो आपका सीक्वेंस ही पूछा गया। फोन, और इस बार तो जो क्वेश्चन आया था, इस बार तो चलो इस बार का तो अभी नहीं पता, ठीक है, इस बार जो एग्जाम है उसमें आया था, जो पिछली बार आया था उसमें तो ये सीक्वेंस ही रॉन्ग था और बच्चों को बोनस मार्क्स मिले थे। बच्चों को पूरे पूरे मार्क्स मिले थे उस क्वेश्चन के, ठीक है, जिसने भी मतलब उसको चाहे किया था चाहे नहीं किया था, सबको बोनस मिला था। ठीक है जी, इस बार भी आया होगा डेफिनेटली। और इसके अंदर ये प्रतिजना और निगमना ये आपस में क्या करता है? दिस इज रिलेटेड, यहां पर ये रिलेट करता है। हाँ हाँ मुझे पता आया था। तो ये प्रतिजना किसके साथ? निगमना के साथ आपस में रिलेट करेगा। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये एक सिंपल एग्जांपल होती है, द हिल हैज फायरी बिकॉज हिल हैज स्मोक, वट एवर हैज स्मोक इट इज फायरी। यहां पर इसको 3 सिंपल लाइंस के अंदर क्या किया गया? एक्सप्रेस किया गया। सबसे पहले तो परसेप्शन ऑफ स्मोक, लास्ट क्लास में भी आप लोगों को एग्जांपल बताई थी कि जो स्मोक है मतलब जो धुआं है उसकी परसेप्शन आपको ये बताती है कि, क्योंकि देखो आपने वहां पर एक बात मान के चलो, अनुमान को इन्फ्रेंस बोलते हैं, हाँ इन्फ्रेंस। आप एक एक बात मेरे को बताओ, आपने वहां पर आग तो नहीं देखी ना, यू डिड नॉट सी द फायर, आपने फायर नहीं देखा, आपने तो सिर्फ धुआं धुआं देखा। आपने क्या देखा? यू जस्ट सॉ द धुआं धुआं धुआं। आपने क्या देखा वहां पर? आपने सिर्फ और सिर्फ स्मोक को देखा। यू जस्ट सॉ द स्मोक, बट उस धुएं का, वो जो धुआं है वहां पर, उस धुएं का एक प्रेम संबंध है किसके साथ? फायर के साथ। और उस संबंध के बारे में आपको नॉलेज थी। अब वो नॉलेज थी कहां से मिली ये मैटर नहीं करता, बट आपको उस चीज की नॉलेज थी। यस और नो? आपको उस चीज की नॉलेज थी क्योंकि आपको पता है, आपको उस चीज के बारे में पता है। उस नॉलेज को जो पहले से आप लोगों के दिमाग में है, वो चीज, वो नॉलेज जो पहले से आप लोगों के दिमाग में है, वो आप इस जगह पर अप्लाई कर देते हो और आप ये मान लेते हो, यू जस्ट मेक इट श्योर, आप इस चीज को एग्री कर जाते हो कि अगर वहां पर धुआं है तो मतलब वहां पर आग भी लगी होगी।
ठीक है जी। जैसे ये देखो, अब ये वही चीज है जो हमने पहले भी डिस्कस की। दिलों में छोड़ो पता नहीं कहां कहां लगी रहती है आजकल इस दुनिया के अंदर। देयर इज फायर ऑन द हिल, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल दी थी, सेम वही एग्जांपल, इसमें एक ही एग्जांपल है, ठीक है। ये आग धुएं से बाहर ही नहीं आते इंडियन लॉजिक वाले। ये इंडियन लॉजिक वाले ना, ये आग धुआं, ये इस पहाड़ियों से पता नहीं इनका क्या इतना प्रेम है। तो इसको आपने प्रतीजना बोला। प्रतीजना का मतलब रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड, मतलब स्टेटमेंट। स्टेटमेंट स्टेटमेंट बोल देते हो आप इसको, आप इसको हाइपोथेसिस बोल देते हैं। प्रतीजना बोल देते हो, आप इसको हाइपोथेसिस बोल देते हो। अब ये हाइपोथेसिस बना है तो उसका रीजन क्या है, आपने क्यों बोला है? ऐसी रात को सपना आ गया था आपको कि अच्छा यार ऐसा होता है? सपना तो नहीं आया होगा, है ना, ऑब्वियसली बात है। सपना नहीं, सपना चौधरी जरूर आई होगी सपने में। बिकॉज देयर इज स्मोक। स्मोक मतलब हेतु, रीजन, मिडल टर्म, जो ये बात साबित करता है कि ऐसा कुछ वहां पे होगा, जो इस बात को साबित करता है कि ऐसा कुछ है। और फिर उस चीज को प्रूव करने के लिए आप एक यूनिवर्सल एग्जांपल देते हो। कौन सा? कि वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, दैट इज किचन। कि किचन में हमने देखा कि धुआं होता है, इस वजह से वहां पर आग लगी होती है। उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ व्याप्ति। व्याप्ति मतलब रिलेशन। व्याप्ति का मतलब, आप ये मान के चलो एक यूनिवर्सल रिलेशन की बात हो रही है, ठीक है, याद रखिएगा, इसको कल भी पढ़ेंगे। यूनिवर्सल रिलेशनशिप या जो भी मर्जी मान लो, यूनिवर्सल रिलेशनशिप की बात यहां पर की जा रही है। यूनिवर्सल रिलेशन जो एग्जिस्ट करता है। द हिल हैज स्मोक दैट इज प्रिवेटेड बाय द फायर। इस वजह से, क्योंकि जहां जहां पर धुआं होता है वहां वहां पर आग होती है। इस वजह से वहां पर धुआं है, मतलब वहां पर धुआं है, इस वजह से वहां पर आग भी होगी। उसको रीअफर्म कर दिया, उसको अप्लाई कर दिया, यू जस्ट अप्लाइड देम। और देन लास्ट में क्या आता है? देयरफॉर देयर इज फायर ऑन द हिल। और उसके बाद ये हाथ खड़े करके चले गए कि हाँ भाई इस वजह से वहां पर आग होगी। वहां पर क्या होगी? वहां पर आग होगी। इज इट क्लियर? वहां पर आग लगी होगी। चार वाला, चार वाला बेटा उसी यूनिवर्स। अब देखो यार, मैंने आपको पहले भी बताया था, देखो उदाहरण और उपान्या में फर्क पता है क्या? ये मुझे पता है हमेशा कंफ्यूज करता है बच्चों को, तो आप इसको ऐसा समझो, उपान्या और उदाहरणा, ना ओपोजिट लिख दिया ना, पहले उदाहरणा है फिर उपान्या है। ये है आपकी उदाहरणा और ये है उपान्याय। आप लोग पहले, अगर आप उस चीज को प्रूव करना चाहते हो बेटा, तो आपको पहले एक उदाहरण देनी पड़ेगी जो कि यूनिवर्सल होगी, जो उससे रिलेटेड नहीं होगी, मतलब अनरिलेटेड टू सिचुएशन, अनरिलेटेड टू सिचुएशन
या आप ये बोल सकते हो जो कि यूनिवर्सल होगी, है ना, जो कि होगी यूनिवर्सल होगी। तो उदाहरण है वो जो भी दी जाएगी वो कौन सी दी जाएगी, वो यूनिवर्सल दी जाएगी, जो किसी और जगह पे होती है। मतलब ऐसा आपने किसी और पर्टिकुलर सिचुएशन में देखा होगा, अनरिलेटेड टू सिचुएशन, सिचुएशन से रिलेटेड नहीं होगी। और फिर इसी उदाहरण की एप्लीकेशन यहां पर आ जाएगी, एप्लीकेशन ऑफ ऑन करंट सिचुएशन। ठीक है जी। अब हम क्योंकि उपान्याय करना चाहते हैं, रीअफर्म करना चाहते हैं, तो उस करंट सिचुएशन पे आप उसको क्या कर दोगे, अप्लाई कर दोगे। यू विल अप्लाई इट ऑन द करंट सिचुएशन। आप करंट सिचुएशन पे उसको क्या कर दोगे, अप्लाई कर दोगे। बात समझ में आई बच्चे? अब आप उसको अप्लाई कहां पे करोगे, उसको करंट सिचुएशन पे क्या कर दोगे, आप अप्लाई कर दोगे। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई। राइट, वही है। हाइपोथेसिस प्रतिजना हो जाएगा, रेतु हेजन हेजन हेतु रीजन हो जाएगा, एग्जाम्पल है वो उदाहरण हो जाएगी, उपान्याय है वो रीअफर्मेशन हो जाएगा, और जो निगमना है वो आपका कंक्लूजन हो जाएगा। जिस चीज को आप क्या करना चाहते हो, यू वांट टू कंक्लूड। ठीक है जी, इज इट क्लियर? यार ये ना चीज आई थिंक ज्यादा नहीं तो 5वीं बार आ रही है, 2-3 बार कल पढ़ाई है और 2-3 बार आज पढ़ाई है। तो अगर आप ध्यान से सुनोगे एक एक चीज को, फिर तो समझ आ जाएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, है ना। नहीं तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आएगा, आएगा, पक्का आएगा, 100% है कि यहां से क्वेश्चन आएगा। वही है, प्रतिजना है, हेतु जिसको आप रीजन बोल देते हो, उदाहरणा, उपान्याय और निगमना। कुछ भी नया नहीं है भाई, वही सारी चीजें हैं। अच्छा, यहां पर कुछ कुछ नया है जिसको आप लोगों ने नोट करना है। देखो, विच तो पहले तो प्रतिजना, तो ये तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। प्रपोजिंग द थिंग दैट इज टू बी प्रूव्ड इन फ्यूचर, है ना, जिसको आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, प्रूव करना चाहते हो। एक ऐसी चीज जिसको आप फ्यूचर में प्रूव करना चाहते हो। द माउंटेन इज फायरी, हेतु रीजन और कॉज, द ऑब्टेन फ्रॉम नॉलेज इज कॉल्ड हेतु, जिसको आप मिडल टर्म बोल देते हो। तो देन आता है उदाहरणा। देखो, उदाहरणा में ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों ने समझना है। एक्सप्लेनिंग समथिंग बाय स्टेटिंग सम एग्जांपल इज कॉल्ड दृष्टांत। याद रखिए, उदाहरण को, एग्जाम्पल को क्या नाम दिया जाता है, दृष्टांत। देखो, संस्कृत में भी उसको क्या बोला जाता है, ये हिंदी में क्या बोला जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले दिन बोल दिया था कि इंडियन लॉजिक में जो हिंदी है ना, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दृष्टांत मतलब, दृष्टांत मेक्स बोथ बुद्धिमान पुरुष एंड मूर्ख पुरुष टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट एट द सेम टाइम। इन कॉमन लैंग्वेज इट इज कॉल्ड उदाहरणा। तो उदाहरण की हेल्प से आप किसी बुद्धिमान को और किसी मूर्ख को उस चीज के बारे में बता देते हैं। ठीक है जी, आप किसी मूर्ख को भी एग्जाम्पल से समझा देते हो, किसी बुद्धिमान को भी समझा देते हो। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, आपको भी तो समझ आता है ना, यस और नो। तो उदाहरण जो दिया जाता है उससे हर इंसान को समझ आता है। यहां पर जो दो कैटेगरीज की बात हो रही है,
ठीक है, अब आप दोनों में से किस कैटेगरी में आ रहे हो, ये आप लोगों को पता होगा। यहां पर मैंने दोनों चीजें लिखी हुई हैं, बुद्धिमान और मूर्ख। ठीक है, आप कौन सी कैटेगरी में आते हो वो आप लोगों को पता होगा। ठीक है जी। महानसा मतलब किचन। अब हिंदी में महानसा बोला जाता है, या जो भी इसकी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है, किसको? किचन को। ठीक है, जो आपकी रसोई होती है, महांस। ओके ठीक है, महांस किचन। उपान्याय का मतलब बिटवीन प्रतिजना एंड दृष्टांता इज कॉल्ड उपान्याय। उपान्याय का मतलब क्या हुआ, यहां पर आप उसको अपर कर। अब यहां पर ना दो चीजें आती हैं, देखो 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 ध्यान से। यहां पर एक चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, व्याप्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। जो व्याप्ति हो गया ना, व्याप्ति, व्याप्ति किसके बीच में रिलेशन है? व्याप्ति इन सेपरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब जो पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी चले जाओ वो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है जी, आप कहीं पर भी चले जाओ दुनिया में, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, ये जो रिलेशन है ना वो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। स्मोक और फायर, मतलब फायर कौन सी थी मेजर टर्म? मेजर प्लस मिडल के बीच का जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा? वो आपका व्याप्ति विशिष्ट, जिसको आप बोल सकते हो कि इनसेपरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जिसको आप अलग नहीं कर सकते। सर्वव्यायी, यस, जो हर जगह पे आएगा। और वहीं पर जो हेतु है, हेतु मतलब मिडल टर्म और माइनर टर्म, मिडल प्लस माइनर टर्म के बीच में जो रिलेशन होता है उसको पक्ष धर्माता बोला जाता है। लिख लो अपनी कॉपी पे, एक और भी आएगा तीसरा, वो भी आगे बताऊंगा। तो जो मिडल, देखो आप मिडल को पकड़ो, मिडल को मेजर के साथ रिलेट किया तो क्या बन गया? मिडल को मेजर के साथ रिलेट किया तो व्याप्ति बन गया। मिडल को ही माइनर के साथ रिलेट कर दिया, क्योंकि माइनर आपकी पका पक्ष जैसे होती है ना, पक्ष, तो पक्ष धर्माता बन गई। ठीक है जी, आई होप कि ये समझ आ गया होगा। इसमें ये दो पॉइंट थे जो जरूरी थे। ठीक है, इसको मैंने इसी वजह से हाईलाइट कर दिया, तो इसको आप दिमाग में रखिएगा। और देन है हमारे पास निगमना, कंक्लूजन ऑफ द मैटर विच propagated initially is called निगमना। टू रिपीट द प्रतिजन आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिशमेंट हेतु दृष्टांत और उपान्य इस स्थापना, इसको स्थापना भी बोला जाता है। ठीक है, ठीक है जी, इसको स्थापना का भी नाम दिया जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्थापना। यस, माइनर और मेजर के बीच में अगर रिलेशन पूछा जाए उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको परमारिश बोल दिया जाता है। ये भी आपका पेपर में इस बार पूछा गया था, परमारिश। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए, परमारिश। इस बार आपके पेपर में ये पूछा गया था। क्या पूछा गया था? कि मतलब तीनों के, देखो इसको याद करने का तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं। हमने किसको पकड़ना है? हम लोगों ने मिडिल टर्म को पकड़ना है। ठीक है जी, आप लोग मिडल को पकड़ो। मिडल दो बार आएगी, पहले मिडल को मेजर के साथ रिलेट करोगे, फिर मिडल को माइनर के साथ रिलेट करोगे। पहले आप ये दो चीजों को सीख लो। ठीक है जी, मिडल मिडल और मेजर तो सबसे सिंपल है, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो जो मेन रिलेशन होता है जिसको आप क्या बोलते हो? व्याप्ति, है ना, व्याप्ति, क्योंकि ये तो रिलेशन है ना, रिलेशन है दोनों के बीच में। और मिडल और माइनर के बीच में, क्योंकि देखो मिडल के साथ माइनर आना है ना, तो माइनर को पकड़ो, माइनर से शुरू करो। कौन सा? पक्ष धर्माता। अब मेरे को बताओ कौन सी बच गई है? दो बार मिडल आ चुकी है, एक बार मेजर और एक बार माइनर है, तो टोटल तीन ही टर्म होती है। तीसरा रिलेशन किस में आएगा? तीसरा तो ये दो ही बच गई, मेजर प्लस माइनर। जो मेजर और माइनर के बीच में रिलेशन है उसको
परमारिश का नाम दिया गया। देखो अब ना थोड़ा सा वो जो आदत हो रखी थी ना पहले कि मैं इतनी मेहनत से पूरा पेज भर देता हूं और उसके बाद अचानक से बच्चे टक, चलो जी सर हो गया काम। वो आदत थोड़ी छोड़ दो, थोड़े हाथ चलाने शुरू कर दो, क्योंकि वो स्क्रीनशॉट वाली जो राम कहानी है वो बंद हो चुकी है। तो अब वो टक टक ऐसे, कुछ तो ऐसे होते हैं एकदम से, मतलब मैंने देखा जैसे ऐसे सपोज करो ऐसे करके देख रहे हैं ना, ऐसे करके देख रहे हैं। जब मैंने पूरा पेज लिख दिया ना और मैं बोलता हूं कि ठीक है बेटा इसको नोट डाउन कर दो, फिर नहीं करते, ऐसे आएंगे सर, ऐसे स्क्रीनशॉट। ये सही है भाई, इधर बंदे के हाथ दुखने लग गए, पूरा पेज भर दिया और ये ऐसे कर रहे हैं। अब छोड़ दो, अब छोड़ दो उस आदतों को, उन आदतों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि अब स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे। अब कोशिश कीजिए कि साथ ही साथ नोट डाउन करते रहिए। हाँ, जिन्होंने अपडेट नहीं किया है उनको तो अभी भी सुविधा है, बट जिन्होंने अपडेट कर लिया है उनको नहीं हो सकते। ये सही था ना, बोलते सर 2 महीने रुक के कर देते, कम से कम ठंड निकल जाती है ना। मार्च में कर देते ना, जनवरी फरवरी की सारी क्लासेस तो स्क्रीनशॉट ले लेके देख लेते, है ना। चलो कोई बात नहीं, तो यहां पर ध्यान से सुनो। Hence, अनुमान means knowledge based on the prior knowledge excluding चारवाक स्कूल ऑफ फिलोसफी। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो चारवाक स्कूल है उसको छोड़ के बाकी सब स्कूलों ने अनुमान को एक्सेप्ट किया। इसने सीपी, ठीक है, कल की क्लास में मैं ये स्कूल जब पढ़ाऊंगा ना तब आपको ये समझ आएगा, इसमें के अंदर सीपी की बात हुई है। सीपी का मतलब इसने सिर्फ और सिर्फ प्रमाण, प्रमाणा को सच माना है। किसको? प्रमाण का मतलब परसेप्शन। ये बोलते हैं कि बस जो परसीव हो रहा है ना भाई, सिर्फ वही सच है और किसी से कोई लेना देना है नहीं, है ना। जो प्रमाण है ना वही सच है और किसी का किसी चीज के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसने ये बोला। अब यहां पर ये एक लिस्ट है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इस लिस्ट को हमने थोड़ा सा लिख लेना, ठीक है। प्लीज ये चार्ट बनाइए, साथ ही साथ मैं आपको बताता हूं कैसे बनाना है। एक्सेप्टेंस एज पर स्कूल्स, हिंदू फिलॉसफी के अकॉर्डिंग अलग अलग स्कूल्स ने अलग अलग तरीके के प्रमाण को क्या किया है, एक्सेप्ट किया। ठीक है जी, पहले आप नोट कर लो, उसके बाद फिर इसका हम निमोनिक बना के भी याद करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने याद करना है चारवाक, सीपी। इसको कैसे याद रखेंगे कि सीपी की बात हो रही है, मतलब चारवाक ने सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन को सच माना है और किसी चीज को सच नहीं माना। चारवाक स्कूल क्या बोलता है कि भाई जो चीजें परसीव हो रही हैं, जो चीजें मुझे नजर आ रही हैं, सिर्फ वही सच है, उसके अलावा कुछ नहीं। सी का मतलब बेटा स्कूल का नाम हो गया ना, सी मतलब ये वाला, और पी का मतलब परसेप्शन। मतलब हमने थोड़ा सा निमोनिक सा बना दिया ताकि आपको याद करने में कोई तकलीफ ना हो, ठीक है, नहीं तो फिर आपको याद करने में बहुत तकलीफ होती है। उसके बाद आता है वैशेषिका स्कूल। वैशेषिका, वैशेषिका स्कूल की अगर बात करें तो वीआईपी, वैशेषिका को कैसे याद रखना है, वीआईपी। वैशेषिका स्कूल कौन सा है आपका,
वीआईपी मतलब, वीआईपी का मतलब क्या हुआ कि इसने आईपी को एक्सेप्ट किया, मतलब इन्फरेंस को भी एक्सेप्ट कर लिया और साथ में परसेप्शन को भी एक्सेप्ट कर लिया। वीआईपी ठीक है जी। तो यहां पर दो चीजें आ गई, कंसीडर द फॉलोइंग ओनली प्रॉपर मीन्स ऑफ नॉलेज, कौन से, परसेप्शन एंड इन्फरेंस, ठीक है जी। उसके बाद आता है सांख्या, योगा और वेदांता के तीन जो स्कूल है, मतलब सांख्या भी है और योगा भी है, और साथ में जो ये वाला है ना आपका वेदांता, वेदांता वेदांता मतलब आप इसको ऐसा याद रखो, मैं आपको बताता हूं, इसका छोटा सा मैं निमोनिक बना के देता हूं। आप वेदांता का नाम याद रखो, से पास याद रखो, मतलब आप कौन से स्कूल से पास हुए, वेदांता से पास हुए। जैसे मैं आपको पूछा कि आप कौन से स्कूल से पास हुए, तो आप ये सोचोगे कि मैं वेदांता स्कूल से पास हुआ। अंकित मैं देखता हूं, से पास हुए मतलब एस वाई का मतलब यहां पर क्या हुआ, एस फॉर सांख्या, वाई फॉर मतलब योग्या, सांख्या और योगा, योग्या और वेदांता के सारे दो जो सब स्कूल है इसके कौन कौन से, ये है विशिष्ट वेदांता और द्वैता वेदांता स्कूल। वेदांता के मतलब दोनों जो सब स्कूल है ना उसके, ठीक है जी। तो ये मतलब वेदांता के जो सब स्कूल है उसकी बात हो रही है, वेदांता की बात नहीं हो रही, समझ रहे हो ना, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। वेदांता के बारे में आपसे अलग से आएगा, वो ये आएगा, ये देख रहे हो ना, मतलब वेदांता आप लोगों को तीन जगह पे देखने को मिलेगा। अद्वैता वाला ये अलग है और ये द्वैता वाला अलग है, समझ रहे हो ना, आर यू गेटिंग द पॉइंट। मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करता हूं, पहले ऊपर वाले दो याद हो गए। देखो मेरी कोशिश है कि मैं आपको क्लास में ही याद करवा दूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला कौन सा था, सीपी, चारवाक स्कूल की बात हो रही थी, तो वहां पर परसेप्शन खत्म हो गई। उसके बाद वीआईपी मतलब ये वैशेषिका की बात हो रही है, वैशेषिका, वैशेषिका में वीआईपी, इन्फ्रेंस और परसेप्शन। उसके बाद आप लोगों ने पास को याद रखना है, पास, पीएस मतलब पास मतलब प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्दा। विशिष्ट और द्वैत, विशिष्ट और द्वैत, पहले बात याद रखो। अब जो आप लोगों ने क्या याद रखना है कि कितने लोग पास हुए, मैं आपको याद करवाता हूं। देखो मैं जितना मर्जी टाइम लग जाए आप लोगों को ये मैं याद करवा के भेजूंगा। आपसे पूछा कि कितने लोग पास हुए, तो आपने आपने बताया कि टोटल 4 लोग पास हुए। मैंने कहा अच्छा कौन कौन से पास हो गए। एक आप बोलते थे जो नंबर, सर जिनको नंबर ऐड करने बहुत अच्छे से आते थे, जिनको नंबर ऐड करने बहुत अच्छे से आते थे वो पास हो गए। मैंने कहा अच्छा सांख्या, बोले हाँ जी सर। मैंने कहा अच्छा सांख्या वाले भी ये पास हो गए। दूसरा सर बाबा रामदेव जी के सारे चेले पास हो गए। अच्छा बाबा रामदेव के सारे चेले पास हो गए, तो जो बोले जो योगा करते थे। मैंने कहा अच्छा जो योगा कर रहे थे, तो ये दो तो हो गए। तो उसके साथ आपने बोला कि सर दो ना सब स्कूल हैं, दो सब स्कूल हैं, कौन कौन से, एक तो बहुत विशिष्ट स्कूल है, क्योंकि योगा है ना, योग एक एक एक्सट्रीम लेवल की बात हो रही है, तो जो योग कर रहे हैं सर एक विशिष्ट वेदांता की बात हो रही है, जो विशिष्ट वेदांता है। और दूसरा द्वैत,
दो, इससे आप लोग दो नई चीजें निकाल लोगे कि एक दो है, तो एक तो द्वैत वेदांता आ गया और साथ में विशिष्ट वेदांता आ गया। इन्होंने तीन चीजों को एक्सेप्ट किया। ठीक है, देखो अब यार निमोनिक तो छोटे छोटे ऐसे बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज तो आपको भी पता है कि चीजें याद करनी डिफिकल्ट हो जाती है। एक तो विशिष्ट वेदांता हो गया, क्योंकि वहां पर पास हुए है ना, तो पास्ट कौन होगा? पास तो वही होगा ना जो विशिष्ट होगा, जो पढ़ने में अच्छा होगा। और क्योंकि दो स्कूल की बात हो रही है, दो सब हेडिंग किया, तो यहां पर द्वैतता वेदांता की बात कर रहे हैं। बताओ, एक दो तीन चार पांच छह, छह स्कूल तो याद हो गया आप लोगों को? अरे बोलो ना, शर्मा काहे को रहे हो? छह स्कूल तो याद हो गया आप लोगों को कि छह स्कूलों ने क्या क्या चीजों को एक्सेप्ट किया है और कौन कौन सी चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये समझ आ गया। उसके बाद आता है न्याया। न्याया 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 तो याद ही है, न्याया ने चार को एक्सेप्ट किया। ये तो पूरी हम पढ़ के ही आए हैं, न्याया में तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, न्याय में तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है ना। पॉज, है ना, पॉज ऐसे याद किया था। अर्थापत्ति और अनुपलब्धि को छोड़ दिया था, है ना, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि को छोड़ दिया था, तो पॉज लग गया था प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्दा। चार को एक्सेप्ट किया, परसेप्शन, इन्फ्रेंस, कंपैरिजन और वर्बल टेस्टिमोनी। इसको क्या किया बेटा? एक्सेप्ट किया, है ना, एक्सेप्ट किया। तो पुष्पा मूवी देखी है ना, उसमें एक वो डायलॉग बोलता है कि क्या साहब, अब माल तो मिला नहीं, पुलिस स्टेशन चलते हैं, लच्छी पीते पीते बात करेंगे। लच्छी पीते पीते बात करेंगे। ठीक है जी, तो मैं उसी की नकल करने की कोशिश कर रहा था। तो यहां पर चार हैं, वो न्याय स्कूल की बात हो रही है, न्याय स्कूल की बात हो रही है चार। ठीक है, तो मैं यहां पर आप लोगों के लिए लिख भी देता हूं। सबसे पहले सीपी, जो जो निमोनिक है वो लिखेंगे। दूसरा वीआईपी, तीसरा पास हुए दो स्कूल, एक जो योगा करता है और दूसरा जो सांख्या है, और दो स्कूल और, एक जो विशिष्ट है और दूसरा द्वैता। तो ये ठीक है जी। और चौथे पे कौन सा था? न्याया। न्याया में व्यास, पॉज 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 पॉज, न्याया में पॉज की बात हो रही है, न्याय में पॉज की बात हो रही है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है प्रभाकर मीमांसा स्कूल। कौन सा? प्रभाकर मीमांसा। अब जो प्रभाकर है, प्रभाकर मीमांसा स्कूल, प्रभाकर मीमांसा स्कूल को कैसे याद रखेंगे कि, अच्छा, भक्त मीमांसा और प्रभाकर मीमांसा, एक सेकेंड, रुको तो यार। हाँ, प्रभाकर को तो पांच से याद रख सकते हो ना, पी से प्रभाकर होता है और पीच से पांच ही होता है ना। तो अगर आप इसको याद करोगे तो प्रभाकर, पी से प्रभाकर और पी से पांच ही होता है।
तो प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्दा, उपमान, अर्थापत्ति, इन्होंने अनुपलब्धि को नहीं माना। ठीक है, अनुपलब्धि को नहीं माना, अनुपलब्धि को नहीं माना। और वहां पर आप पढ़ के आए थे जो कौन से थे, वेदांता, तो वहां पर द्वैता वेदांता था, यहां पर अद्वैता वेदांता और भट्ट मीमांसा। भट्ट को तो आप आलिया भट्ट से ही याद रख सकते हो कि उसको हर जगह से नॉलेज की जरूरत है ना। आलिया इतनी इंटेलिजेंट है, हर जगह से, हर चीज से उसको नॉलेज मिलती है, तो इस वजह से यहां पर वो 6 के 6 स्कूल की बात कर रही है, ये वो इंटेलिजेंट बहुत है ना। तो यहां पर भट्ट हो गया, और साथ में वेदांता के पहले वाले में कम थे, पहले वाले में कितने थे, 5, 3 थे, और इस वाले भट्ट, जो भट्ट मीमांसा है, सॉरी अद्वैता वेदांता है, उसमें 6 हो गए। यहां पर कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है जी, इज इट क्लियर? अब सिर्फ बुद्धिज्म और जैनिज्म वाले रह गए ना, तकरीबन बाकी तो सब स्कूल अपन ने कवर कर ही लिया है। हाँ, अद्वैत वेदांत और कुमारिला भट्ट ने सारे एक्सेप्ट कर लिया। प्रभाकर ने बेटा 5 को एक्सेप्ट किया, प्रभाकर वाला ना, उसमें 5 एक्सेप्ट किया है। अच्छा, जैनिज्म, सांख्य और योगा। अच्छा, जैनिज्म में संख्या वाला है, एक सेकेंड, चलो ये 2 स्कूल अभी छोड़ दो फिलहाल, बुद्धिज्म और जैनिज्म छोड़ दो, बाकी सारे याद कर लो। ठीक है जी, अभी फिलहाल बुद्धिज्म और जैनिज्म को छोड़ दो बेटा, बाकी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप ऐसे करो, यहां पर देखो, इसी में दोबारा आते हैं, इसी में दोबारा आते हैं। मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले कौन सा था, चारवाक स्कूल, परसेप्शन। एक साइड पे मैं निमोनिक लिखूंगा इसके, क्या था, सीपी। दूसरा कौन सा था, विशेषिका, को वीआईपी लिखा था अपन ने, इन्फरेंस और परसेप्शन। तीसरे नंबर पे हमने न्याय को लिखा था, जिसमें परसेप्शन भी है, इन्फरेंस भी है, उपमान भी है, और शब्दा भी है। मतलब पॉज करके हमने इसको याद किया था। चौथे नंबर पे कुछ अलग स्कूल आए थे, जिसके लिए हमने कुछ 2-3 एक साथ निमोनिक बनाए थे। वो कौन से थे, उसमें हमारे पास एक था सांख्या, योगा, विशिष्ट वेदांता, विशिष्ट वेदांता, और साथ में एक और वेदांता था, द्वैता वेदांता, डबल 2 वेदांता वाला है ना, वेदांता। इसमें आपको निमोनिक क्या था, पास, मतलब परसेप्शन, अनुमान और शब्द। ठीक है जी, ये हो गया। 5वें नंबर पे प्रभाकर, क्या नाम था पूरा, प्रभाकर मीमांसा। प्रभाकर मीमांसा ने अनुपलब्धि को नहीं माना, बाकी सबको माना था, 5 से प्रभाकर बताया था। तो इन्फरेंस, परसेप्शन, उपमान, शब्दा एंड अर्थापत्ति।
ठीक है, क्योंकि इसने अनुपलब्धि को नहीं माना। और 6वें पे था हमारे पास एक तो जो एक वेदांता का स्कूल रह गया था, याद है? वेदांता का कौन सा स्कूल रह गया था? वो द्वैता वाला वहां पर था, अद्वैता, अद्वैता वेदांता, और साथ में कुमारिला भट्ट वाला है ना, भट्टाचार्य। पौआ आस, मतलब ये 6 के 6 स्कूल्स को क्या करते हैं, ऑल 6 स्कूल्स को ये क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले आप इतना नोट कर लो, ठीक है? ये मैंने आप लोगों को, देखो सिर्फ आपको लिखा ही नहीं है, मैंने आपको साथ में साथ याद भी करवा दिया, ठीक है जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्कूल मैंने आप लोगों को याद करवा दिए। अब थोड़ा सा 2-3 चीजें हैं जो आप लोगों के लिए जरूरी हैं। एक तो इसमें कुछ ना, जैसे ये उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा इनको बोला जाता है, ठीक है? वो मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मैं पहले वो चेक करूंगा। और बुद्धिज्म और जैनिज्म, ठीक है, बस वो रह गया, वो एक बार कवर करवा दूंगा तो ये पूरा आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। चौथे में बेटा संख्या और योगा था ना, आपने ये देखना पास कौन हुए, एक संख्या वाले और एक योगा वाले। और वेदांता के 2 सब स्कूल थे, एक तो विशिष्ट वेदांता वाले और एक द्वैता, क्योंकि 2 से याद रखना आपने, ठीक है जी? ये वाला। अब मेरे को बस सिर्फ 2 कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन नहीं, वो मैं कल ऐड करवाऊंगा आप लोगों को। एक तो कि हमारा बुद्धिज्म और जैनिज्म, और ये इसमें से उत्तर मीमांसा कौन सा है और जो पूर्व मीमांसा कौन सा है, ठीक है? उसको पता है वैसे मुझे, बट मैं एक बार उसको कंफर्म करना चाहता हूं, ताकि ऐसा ना हो कि मैं आपको ऐसे ही बता दूं और आप उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है? मैं उसको क्लियर करने के बाद ही बताऊंगा बुद्धिज्म, जैनिज्म और मीमांसा की। आपके फैलेसी भी होगी साथ में, टेंशन क्यों ले रहे हो? पहले ये बताओ, ये याद हो गया, ठीक है? ये आप खुद से करने बैठते ना तो आपको थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाते, आपको थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं होता। अब यहां से मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनो मेरी बात। यहां पर मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूं कि ओके, चलिए मैं आपको एक लास्ट में छोटी सी बात बताता हूं। कल ना मैं वो बुक पढ़ रहा था, जैसे मैंने आपको बताया ना, शाम को मैं थोड़ा सा उस बुक को पढ़ रहा था, वो मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने सोचा कि मैं उसका गिव अवे ही कर देता हूं, ठीक है? इस वजह से मैंने वो टेलीग्राम पे उसके बारे में बताया था। उस बुक में भी मैंने वो चीज को पढ़ा और मैंने उस चीज को पहले भी नोट डाउन किया है, काफी बार आपको भी बताया है कि ध्यान से सुनो, कोई भी टॉपिक, कोई भी टॉपिक, अच्छा चलो मैं पहले एक लाइन लिखता हूं, इसको समझना है। इफ यू कांट एक्सप्लेन इट इन अ सिंपल वे, it means you did not understand it well। अब इसका मतलब क्या है कि अगर 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 कोई, आप किसी, जैसे बीइंग अ टीचर, ठीक है? टीचर पे तो ये बात बहुत ही ज्यादा अप्लाई हो रही है। बीइंग अ टीचर, अगर मैं किसी चीज को आपको सिंपल तरीके से नहीं समझा पा रहा हूं, जो कि मुझे नहीं लगता कि कुछ कभी ऐसा होता है, मैं हमेशा कोशिश करता हूं सिंपल से सिंपल करने के लिए, डेली लाइफ से चीजों को रिलेट करने के लिए। नहीं तो ये चार्ट को याद करना भी, इट इज नॉट एन ईजी टास्क, ठीक है? फिर भी मैंने इस चार्ट को भी आप लोगों को 15 मिनट में सारे का सारा याद करवा दिया। तो अगर मैं किसी चीज को सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, इसका मतलब मैंने उस चीज को खुद से सही तरीके से नहीं समझा। पहली बात ये। अब ये बात बताने का मेरा पर्पस क्या है, अब ये पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, ये इंडियन लॉजिक से रिलेटेड नहीं है, बट ये उस चीज से रिलेटेड है जो आप लोगों ने इसके बाद करनी है, ठीक है? जब आप लोगों ने टीचिंग करनी है, वो क्या है कि
अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही ना, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो उसे टीचिंग में इन्वॉल्व कर दो। कहने का मतलब, जब आप किसी चीज को किसी दूसरे को पढ़ा देते हो ना, तो फिर आपको वो कभी नहीं भूलती। मैंने आपको ये इसका तरीका पहले भी बताया था। आपको जो टॉपिक डिफिकल्ट लगता है ना, उस टॉपिक को मिरर के सामने खड़े होके अपने आप को पढ़ा दो। जितना आप किताब से पढ़ते हुए समझ रहे थे ना, उससे 90% आप लोगों को ज्यादा समझ आएगा। बात समझ आया? इज इट क्लियर? जो चीज आपको पढ़ने में समझने में थोड़ी डिस्कशन डिफिकल्ट लगती है, कुछ नहीं करना, इस चीज को प्रैक्टिस करके देखना। आप ऐसे उस किताब को उठाना, चाहे वो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, उसको ऐसे अपने आप को पढ़ाना, ऐसा मान के कि मैं कल क्लास में अगर इसी टॉपिक को पढ़ाऊंगा तो कैसे पढ़ाऊंगा। टॉपिक ऐसे एकदम टिप्स पे हो जाएगा आपको। मतलब एक ही बार में नहीं होगा, बट इट इज अ गुड प्रैक्टिस। इससे आपको फायदे क्या होंगे? इससे आपको बहुत फायदे होंगे। मैं आपको बताता हूं इससे क्या क्या फायदा होगा। एक तीर से 3-4 निशाने लग जाएंगे। सबसे पहली बात तो आपका वो टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। नंबर 1, ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात तो आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा जिसको समझने में आपको दिक्कत हो रही थी। दूसरा, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अपने आप इंप्रूव होने शुरू हो जाएंगे। तीसरा, आपकी बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव होगी, क्योंकि आप खुद को देख रहे हो तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी सही करोगे। और चौथा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बूस्ट होगा। इसको ना अपनी डेली एक रियूटल बना लो, सिर्फ 15 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ 15 मिनट के लिए। अगर आप और कुछ नहीं मिरर प्रैक्टिस कर सकते तो आप कोई भी टॉपिक उठाओ और उससे खुद को एक्सप्लेन कर दो। मैं बता रहा हूं, दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस और दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन लर्न in this particular phase of your like in your phase this phase of your learning। क्योंकि देखो, एग्जाम क्लियर करने के साथ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं सीखने के लिए। अगर उनको भी सीखेंगे तो आपका ही फायदा होगा। देखो, ये 15 मिनट से आप एक साथ अपने 4 स्किल्स को इंप्रूव कर रहे हो। यस और नो? मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे बच्चे अक्सर पूछते हैं ना कि सर, टीचर्स को सारी बातें कैसे याद होती हैं? सर, आप तो 20 सब्जेक्ट पढ़ाते हो, फिर भी आपको 20 सब्जेक्ट की सारी चीजें याद होती हैं। अगर पीपीटी नहीं भी होती तब भी आप डाउट्स क्लियर कर देते हो, तब भी आप चीजों को बता देते हो। दैट इज द मेन रीजन, क्योंकि हमने वो चीजें आपको पढ़ा दी हैं। जब आप कोई चीज किसी को, अब मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूं, उसके बाद क्लास खत्म करता हूं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, उसके बाद आप इस चीज को थोड़ा सा खुद से सोचने की कोशिश करना। आप लोगों ने अपने कॉलेज टाइम के दौरान, अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कभी भी स्टक हो गया क्या? ग्रेजुएशन के दौरान या पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान आपने कोई टॉपिक प्रेजेंट किया होगा अच्छे तरीके से। अब वो कितने अच्छे से किया वो आपको पता होगा। जिस टॉपिक पे आपने प्रेजेंटेशन दी होगी ना, जिस टॉपिक पे आपने प्रेजेंटेशन दी होगी बेटा, वो टॉपिक आपको याद होगा आज भी। मतलब अगर आप थोड़ा सा उसको रिवाइज करोगे ना, तो वही पूरा टॉपिक आप फिर से पढ़ा सकते हो। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि आपने वो चीज किसी को पढ़ा दी। मैंने अपनी लाइफ में एक चीज बहुत बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट की है। मुझे जो भी चीज लंबे समय तक याद रखनी होती है ना, मैं उसे सुना देता हूं। सबसे पहले अपनी फैमिली को, स्पेशली अपने पापा को। मैंने कोई जोक पढ़ा जो मुझे लगता है कि ये जोक मैं कहीं पे फिट कर सकता हूं, तो मैं सबसे पहले अपने पापा को सुनाता हूं। इवन के पापा की भी यही हैबिट है, पापा कोई जोक पढ़ेंगे तो वो मुझे सुनाएंगे। मैंने कोई मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ी तो मैंने उस स्टोरी को साथ ही साथ अपने पापा को सुना दिया, अपनी मम्मी को सुना दिया। उसका रीजन ये नहीं है कि मैं उनको सुनाना चाहता था, मैंने उनके साथ शेयर इस वजह से की
कि एक तो उनको भी इस चीज के बारे में पता चल जाए, और जब मैंने वो शेयर कर दी तो वो मेरी परमानेंट मेमोरी का पार्ट बन गई। समझ रहे हो ना? आप भी इस चीज को लेके बहुत बार बच्चे इस चीज से मुझे पूछते हैं कि सर आपको ऑन दी स्पॉट इतने सारी पोइट्री, इतने सारे जोक्स, इतनी सारी कोटेशन, इतनी सारी कहानियां कैसे याद आ जाती हैं? उसका रीजन यही है कि मैं जो कुछ भी पढ़ता हूं ना, मैं उसको एक्चुअली में शेयर करता हूं। ये जो मैं वर्ड बोलता हूं ना, शेयरिंग इज केयरिंग, ये मैं हवा में नहीं बोलता। एक्चुअली ये मैंने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट बना रखा है। उसका रीजन यही है कि जब आप किसी चीज को सुना देते हो, अगर कोई नहीं है ना आपके पास सुनाने के लिए, अपने आप को सुना दो यार, शीशे में खड़े होकर अपने आप को सुना दो। दैट विल बिकम द परमानेंट पार्ट ऑफ योर मेमोरी। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि खुद से बात करने वाले बेवकूफ होते हैं। खुद से बात करने वाले सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो पूरे दिन में 10 मिनट निकाल के खुद से बात जरूर किया करो। कभी कभी आपको एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत होती है। समझ रहे हो ना? अब ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, या ये इंडियन लॉजिक से रिलेटेड नहीं है, या आपके नेट से रिलेटेड नहीं है, बट मुझे लगता है कि ये नेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि ये नेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी एग्जाम को क्रैक करना और अपने आप को कैपेबल बनाना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, एक और मिथ है, उसको भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, लास्ट 1 मिनट और लेता हूं। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि हमने नेट क्लियर कर लिया, हमने जेआरएफ क्लियर कर लिया, तो अब हम बेस्ट टीचर बन गए हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात आती है। नेट जेआरएफ इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर टीचिंग। अगर आपको लगता है ना कि सर नेट कर लिया, जेआरएफ कर लिया, तो आप बहुत अच्छे टीचर बन गए, नो। आप सिर्फ इलिजिबल हुए हो बेटा उस चीज के लिए, किसी कॉलेज में पढ़ाने के लिए इलिजिबल हो चुके हो। बट पढ़ाना कैसे है, उसमें मेहनत लगती है, उसमें एफर्ट्स लगते हैं, उसमें एक्सपीरियंस लगता है, और ये चीजें टाइम देने से ही आती है। बट आप किसी चीज को तभी सीखोगे जब आप उस चीज को सीखना शुरू करोगे। लाइफ में कोई भी चीज हो, हमें हमेशा अपने स्किल्स को इंप्रूव करते रहना चाहिए। याद रखिएगा बच्चे, कोई भी स्किल हो, नो मैटर, कोई भी स्किल हो, उसको आप जरूर से इंप्रूव करो। राइटिंग स्किल है, टीचिंग स्किल है, स्पीकिंग स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, बॉडी लैंग्वेज है, कुकिंग है, स्टिचिंग है, कुछ भी है, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, जब आपको लगता है कि यार ये मुझे सीखना है, आप उसको जरूर सीखिए, क्योंकि लाइफ है वो बहुत छोटी है। अब जितना मर्जी सीखते रहो, कभी खत्म नहीं होती। तो जितना कुछ सीख सकते हो सीखो। इवन के मेकअप, यस दैट इज आल्सो आर्ट। इवन के बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखी हैं, मेरी खुद की फ्रेंड्स हैं, बीकॉम एमकॉम करके उन्होंने अपना ये मेकअप ब्यूटी पार्लर वाला जो सीन होता है वो खोल रखा, अच्छा पैसा कमा रही है, 50-60 हजार 70 हजार हर महीने का। एक दो शादियां आ जाती हैं, उसमें 20-25 हजार वो लड़की का पूरा जो ऊपर से नीचे तक सारा मेकअप करना होता है, उसी का बन जाते हैं। यस और नो? इसमें ये थोड़ी है कि उसने पढ़ाई कर रखी है उसका फायदा मिला उसको, नहीं। मेरा एक दोस्त था, हम 10वीं में एक साथ पढ़ते थे। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं बेटा। हम 10वीं में एक साथ पढ़ते थे, वो 10वीं में फेल हो गया। वो ना 10वीं में फेल हो गया क्योंकि उसका पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। उसका ना वो 3 इडियट वाले, उसको मशीनों से बहुत प्यार था। समझ रहे हो ना? ये टूल से पेचकस प्लास, इन सारी चीजों से बहुत इंटरेस्ट था। तो उसके पापा ने उसको एक मैकेनिक के पास भेज दिया, मतलब मैकेनिक के पास। वो स्कूटर रिपेयर करना शुरू कर दिया उसने, वहां पे स्कूटर रिपेयर करना शुरू कर दिया। जब मैंने बीकॉम कंप्लीट की, भाई की अपनी एक बड़ी वर्कशॉप थी जिसमें 10 लोगों को उसने एम्प्लॉयमेंट दे रखी थी, जब मैं पीजी कर रहा था। क्योंकि जो 6 साल मैंने पढ़ाई में लगाए ना उस टाइम पे, उसने वो मेहनत की, उसने और स्किल्स को इंप्रूव किया, धीरे धीरे अपना काम शुरू किया। सो दिस इज नॉट ऑलवेज कि आपको सिर्फ अगर पढ़ोगे ही, या यही कोई भी स्किल है जो आप लोगों ने चीज सीख लिया ना, वो चीज आपको हमेशा फायदा देगी, अनलेस अनटिल आपका उसमें इंटरेस्ट हो। उसने भी इन्वेस्ट किया। ठीक है। सो ये चीजें भी जरूरी है हमारे लिए, जितनी पढ़ाई जरूरी है।
तो मैं आपको कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप हर रोज इतना टाइम निकालो, मैं तो सिर्फ आपको 15 मिनट बोल रहा हूं। 1 महीने तक आप ये काम करके देखो, 30 डेज तक, ज्यादा नहीं, 30 दिन तक हर रोज अपनी एक हैबिट बना लो। दिन का एक ना पर्टिकुलर टाइम रख लो, 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट, कि मुझे दिन में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट कुछ नहीं देखना, इधर उधर लॉक बंद कर दीजिए, मम्मी को बोल दीजिए कि मम्मी मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ाई कर रहा हूं। 15 मिनट तक आप बोलिए, अच्छे से फुल कॉन्फिडेंस से बोलिए। आपको खुद ये रियलाइज होना शुरू हो जाएगा 2 दिन के बाद ही, 4 दिन के बाद ही, यार मैं तो अपने आप को ऐसे ही नीचे, मैं आपको बता रहा हूं, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है। यस और नो? ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको ये चीज रियलाइज नहीं हो रही, उनको ये चीज रियलाइज नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि उनको वो पुश नहीं मिल रहा, उनको वो किक नहीं मिल रहा, या उनको वो स्टार्ट नहीं मिल रहा, या उनको तरीका नहीं पता। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। अगर उस तरीके को भी आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर आप कभी सीख नहीं पाओगे। समझ रहे हो ना? तो जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे, कोई आपके लिए कुछ नहीं करने वाला। समझ रहे हो ना बच्चे? कौन सा डाउट है बेटे? प्रबंधन, मैं हेतु और साध्या, प्रबंधन, एक सेकेंड, मेजर टर्म होगी शायद ये। एक्चुअली मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है इसमें, मैं इसको चेक करके बताता हूँ बच्चे, ठीक है? मैं इसको ऐड कर देता हूँ, क्योंकि इसके ना कुछ ग्लॉसरी में मुझे भी थोड़ी कंफ्यूजन है, तो मैं इसको एक बार चेक करूंगा, जरूर से, डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा ये। तो ये तो हो गया पेपर 1 में बेटा। अभी कुछ कोर्सेज हैं वो है, मतलब शेड्यूल में है, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी? प्रोबन मिडल और प्रबंधन साध्य है, एक बार चेक करना पड़ेगा, मैं कंफर्म नहीं हूं, मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा, बट मुझे तो कल का टाइम दीजिए। चलिए, सो उम्मीद करता हूं कि आप, सर एक बार बोले थे नेट मत दो, ईंट उठा के सर नहीं फोड़ दिया उसका? मेरा सर बोलता तो मैं तो सर फोड़ देता उसका, बाद में चाहे नेट की तैयारी जेल में क्यों ना करनी पड़ती। एक्चुअली यार, मैं आपको ये चीज एक बार नहीं बहुत बार बता चुका हूं, एक बार नहीं बताया, बहुत बार बताया है, कि आप लोगों को ना दूसरों की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। याद रखो, हमेशा याद रखो इस बात को, दिमाग में बिठा लो, इस चीज को दिमाग में इतने जोर से फिक्स कर दो ना, कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, मेरे लिए वो मैटर ही नहीं करते, चाहे फिर कोई अच्छा बोल रहा है, चाहे कोई बुरा बोल रहा है। मैं आपको खुद की एग्जांपल देता हूं, जीती जागती एग्जांपल आपके सामने है। मुझे अपने बारे में ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, ऐसे ऐसे टॉन्ट सुनने को मिलते हैं, जिसके बारे में मुझे ही नहीं पता। अरे ये मैंने कब कर दिया, ये कब हुआ भाई, ये कब हुआ? मैं उस पर ध्यान ही नहीं देता। अकाउंटिंग में एक आधा क्वेश्चन प्रैक्टिकल आता है बेटा, वो करवाएंगे हम। तो इस वजह से अपने आप पे ध्यान दोगे, बताया था ना, इफ यू फोकस ऑन शिट द शिट ग्रोज, इफ यू फोकस ऑन यूर सेल्फ ग्रो। तो आप जिस पे फोकस करोगे वही चीज ग्रो करेगी। पॉजिटिविटी पे फोकस करोगे तो पॉजिटिविटी ग्रो करेगी, नेगेटिविटी पे फोकस करोगे तो नेगेटिविटी भी ग्रो करेगी, घटिया चीजों पे फोकस करोगे तो घटिया चीजें ग्रो करेगी, अच्छी चीजों पे फोकस करोगे तो अच्छी चीजें ग्रो करेंगी। ठीक है जी? चलिए, सो आज का ज्ञान यहीं पे समाप्त होता है। आज हमने काफी सारी पढ़ाई भी की, बट उसके साथ साथ हमने कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी बात की जो कि हमें
अपने करियर में बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है बच्चे, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अभी नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, कल होगा या परसों होगा, उसके साथ ये कोर्स है हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि पेपर 1 का जो इक्का दुक्का क्लासेस रहती है वो आज शाम को पक्का क्लास में लूंगा और उसको मैं जरूर से कोर्स आपका खत्म कर दूंगा। हाँ हाँ 2 बजे तो क्लास होगी बेटा, हाँ हाँ 2 बजे क्लास होगी। नहीं कल नहीं हुई थी, कल मैं बाहर था कहीं पे। ठीक है बच्चे, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेटा कॉमर्स जो कोर्स है ना वो मेरी प्रोफाइल में ही देखेंगे, आप उनको एनरोल कर लो, जितने कोर्स दिख रहे हैं ना 2022 के उन सबको एनरोल करो। ठीक है जी, पुराने नए अपकमिंग कंप्लीटेड कब करवाओगे? तो बेटे जब अकाउंट्स का कोर्स आएगा ना तभी करेंगे ना, अभी तो हमारा एचआर चल रहा है, उसके बाद ओबी आएगा, उसके बाद एफएम आएगा, उसके बाद आगे के कोर्सेज आएंगे, तो वेट कीजिए। ठीक है चलिए, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, खुश रहिए।